हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। इस महंगाई के दौर में हर बंदे की कोशिश होती है कि कोई इस तरह की गाड़ी ली जाए जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी हो। सिटी के अंदर आप उसको बेहतरीन तरीके से चला सकें, मोटरवे के ऊपर आप उस गाड़ी को बेहतरीन तरीके से लेकर जा सकें, और गाड़ी मॉडर्न हाईटेक सारे के सारे फीचर्स ऑफर करती हो, जैसा कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एंटी कोलिजन सिस्टम, एबीएस वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी बहुत शानदार हो। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके इन तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आया हूं और आज आपको मैं दिखाऊंगा डायहात्सु मीरा। ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली जनरेशन है डायहात्सु मीरा की, जो कि सेकंड जनरेशन है। और मैं आपको बता दूं कि डायहात्सु मीरा डिफरेंट नामों के साथ आती है। ये आपके सामने डायहात्सु मीरा है। इसमें आपको टोयोटा पिक्सेस भी मिलेगी, इसमें आपको सबारू पिलो भी मिलेगी। गाड़ियां एक ही होती हैं लेकिन उनकी जो नाम है, ब्रांडिंग है, वो डिफरेंट होती है। इस गाड़ी का चेसिस कोड है A350 और आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को डिटेल में देखेंगे। सबसे सेलेंट फीचर जो इस गाड़ी का है, सबसे मेन सेलेंट फीचर जो है वो है इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज। कंपनी जो क्लेम करती है ये गाड़ी आपको आराम सुकून से 34 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है, बिल्कुल सुकून के साथ। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको सारे के सारे मॉडर्न हाईटेक फीचर्स भी ऑफर करती है। सो चलें इस वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे चलकर मैं आपको इसकी प्राइस वगैरह भी बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। और ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। डायहात्सु मीरा बेसिकली एक 660 सीसी कैटेगरी के अंदर गाड़ी आती है, जिसकी न सिर्फ एक्सटीरियर लुक्स बहुत ही खूबसूरत हैं, बल्कि इस गाड़ी के अंदर आपको सुपर लग्जोरियस किस्म का इंटीरियर मिलता है। उतना ज़्यादा लग्जोरियस हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर 660 सीसी गाड़ियों के साथ हम इसको कंपेयर करें तो पाकिस्तान के अंदर आने वाली गाड़ियों से या बाकी दूसरी जापानीज़ गाड़ियों से इसका इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत है। और काफ़ी हद तक इसकी ये जो बिल्ड क्वालिटी है ये मज़ेदार किस्म की है। इस गाड़ी की अगर मैं डिटेल्स में बात करता चलूँ तो ये गाड़ी 4 ग्रेड की है। वेरीफाइबल ऑक्शन शीट इसके साथ मौजूद है, तो आप उसको इसकी हिस्ट्री जो है कम्प्लीटली मालूम कर सकते हैं कि जापान से ये गाड़ी किस कंडीशन के अंदर इंपोर्ट हुई। फिर पाकिस्तान के अंदर तो ये बिल्कुल भी ड्राइव नहीं हुई भी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। और माइलेज वगैरह भी मैं आपको इसके आगे चलकर वीडियो में दिखाऊंगा। बट सबसे पहले गाड़ी को मैं स्टार्ट करता हूँ। इसको आपको इसका स्टार्टअप भी मैं दिखा देता हूँ, और साथ ही साथ मैं इस गाड़ी की लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ और एक्सटीरियर के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। सो मीरा के अंदर बेसिकली डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। इसमें पुश स्टार्ट भी आता है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ भी आती है। इसमें की वाला वेरिएंट भी आता है। ये वाली गाड़ी की वाला वेरिएंट है और इसका क्लाइमेट कंट्रोल मैनुअल है। सो स्टार्ट करने के लिए आपने सिंपल इसका जो है चाबी को इंसर्ट करना है, जैसा आप किसी भी 660 सीसी गाड़ी के अंदर इंसर्ट करते हैं चाबी। और इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये काफ़ी खूबसूरत तरीके से आपको वेलकम करता है, और सिंपल आपने इसको स्टार्ट कर देना है। सो कुछ इस तरह से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। सो लाइट्स इसकी मैं ऑन कर चुका हूँ। और एक्सटीरियर की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको लुक्स तो बहुत ही शानदार ऑफर करती है। इसके साथ साथ ये आपको कंप्लीट एलईडी लाइट्स ऑफर करती है। लो बीम के लिए, इसकी हाई बीम के लिए आपको एलईडी लाइट्स मिलती हैं, जिनकी एक तो विजिबिलिटी रात के वक्त काफ़ी मज़ेदार होती है, और दूसरी चीज़ ये कि ये लाइट एनर्जी कंजम्पशन के मामले में भी बहुत ही बेहतर होती हैं। इसी वजह से ये गाड़ी आपको ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ गाड़ी की फ्रंट से शेप अगर आप देखेंगे, ओवरऑल इस गाड़ी की जो लुक्स हैं और इस गाड़ी की जो शेप है वो पाकिस्तानी या सुजुकी ऑल्टो की जो 8th जनरेशन है उसके साथ काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं, फ्रंट से, बैक साइड से, और इंटीरियर भी इसका काफ़ी हद तक उस गाड़ी से मिलता जुलता है। ओवरऑल शेप की अगर आप बात कर लें तो लाइट्स लेकिन इसकी काफ़ी खूबसूरत हैं। अगर आप ऑल्टो की शेप को देखेंगे तो वो थोड़ी सी आपको राउंडिश सी शेप नज़र आती है, लेकिन इसमें आपको फ्रंट साइड पर एजेस नज़र आते हैं, कट्स नज़र आते हैं। लाइट्स के अंदर आपको काफ़ी सारे कट्स नज़र आएंगे और इसकी लाइट्स हैं भी काफ़ी खूबसूरत। अगर इसको मैं ऑल्टो के साथ कंपेयर करूँ तो ये गाड़ी दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। इसके साथ साथ फ्रंट साइड पर आपको इसमें एडजस्टेबल लैंप्स मिलते हैं, जिन्हें आप यहाँ साइड पर दी गई एक नॉब की मदद से उसकी बीम को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रंट लुक आपके पास सारी की सारी मुकम्मल है। वाइपर्स की बात करते चलें तो हमारे पास बेसिक वाइपर्स हैं, इसमें ऑटोमेटिक वाइपर्स का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। साइड पर अगर आप आएंगे तो इस वेरिएंट के अंदर आपको 13 इंचेस के रिम्स मिलते हैं, और इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल बेसिक वाले रिम्स हैं। इसमें कोई भी अलॉय रिम्स आपको नहीं मिलेंगे, स्टॉक बेसिक रिम्स हैं। टायर्स इसके तकरीबन ओके ही हैं, आप 30 से 35 हज़ार किलोमीटर तक इनको चला सकते हैं, बट स्टिल अगर आप टायर्स को चेंज कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। सस्पेंशन की अगर बात कर ली जाए तो फ्रंट पर हमारे पास मैकफर्सन होते हैं, बैक पर हमारे पास टोरियन बीम होते हैं। तकरीबन 660 सीसी वेरिएंट्स जितने भी आते हैं जैपनीज़ गाड़ियाँ, उन सब के अंदर यही सस्पेंशन यूज़ की जाती है, सिवाय सुजुकी ऑल्टो का जो वर्क्स वेरिएंट आता है उस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलते हैं। बाकी तमाम गाड़ियों के अंदर
सेटअप तकरीबन एक जैसा ही होता है। फ्रंट पर डिस्क ब्रेक्स होती हैं, बैक पर ड्रम ब्रेक्स होती हैं, एबीएस आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी होता है, तो इन गाड़ियों के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। उसके अलावा बाहर वाले अगर गाड़ी के मिरर्स आप देखेंगे, साइड मिरर्स वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं। इसके साथ साथ ये जो मिरर्स हैं ये फोल्ड भी होते हैं। आप गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ पर दिए गए इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये मिरर्स इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगे, और आप जब दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। आप इनको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये बॉडी कलर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, और ये तमाम तर चीज़ें इन मिरर्स के अंदर आपको दी जाती हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अगर डोर लैचेस आप देखेंगे तो ये हैं तो बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में, लेकिन क्योंकि ये मीरा का ईएस वेरिएंट है तो इसमें आपको इंटीरियर के जो डोर लैचेस हैं वो क्रोम फिनिश के अंदर मिल जाते हैं, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। लेकिन एक्सटीरियर के जो डोर लैचेस हैं वो आपको बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में ही मिल जाएंगे। सो तकरीबन इसकी जो लुक्स हैं ये इस तरह से आपको नजर आएंगी। और अगर मैं इसके फ्यूल टैंक की बात करूँ तो रफली 27 लीटर का फ्यूल टैंक इसका जो है वो आपको मिल जाता है। इतना ही तकरीबन सुजुकी ऑल्टो के अंदर भी होता है। रियर साइड की तरफ अगर आ जाएं तो इस गाड़ी की रियर साइड से लुक्स भी काफ़ी खूबसूरत हैं। एलईडी लाइट्स के साथ आपको रियर साइड से ये गाड़ी फीचर्स ऑफर करती है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं, और एलईडी लाइट्स विजिबिलिटी के मामले में भी हैलोजन के मुकाबले में काफ़ी बेहतर होती हैं। इसके साथ साथ बैक साइड पर आपको जो इसका बूट ओपनर है वो सिंपल बेसिक वाला मिल जाएगा। आप इसको बटन से ओपन करेंगे, और डिग्गी की स्पेस भी इसकी तकरीबन तकरीबन ऑल्टो के बराबर की ही है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको। लेकिन असल जो एंजॉय करने वाली चीज़ें होती हैं जापानीज गाड़ियों के अंदर वो होती हैं इन गाड़ियों के इंटीरियर के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक 3 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है, बट इसमें आपको कोई मल्टीमीडिया कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। लेकिन एयरबैग यहाँ पर भी है, पैसेंजर के लिए भी आपको एयरबैग मिल जाएगा। और इसके स्टीयरिंग व्हील का जो मटेरियल है ये सॉफ्ट रबर में डिज़ाइन हुआ हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है और ग्रिपी है। स्टीयरिंग व्हील होल्ड करने में काफ़ी मज़ेदार किस्म का है। एडजस्टमेंट की अगर बात कर ली जाए तो इसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जापानीज गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट आपको दी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मली एडजस्टमेंट वाली गाड़ियों में यहाँ पर एक लैच होता है जिसकी मदद से आप उसको अनलॉक करते हैं, लेकिन इसमें वो मौजूद नहीं है। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बेसिक्स हैं। राइट साइड पर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और फॉग लैंप्स क्योंकि इसमें नहीं आते तो आपको जस्ट एक ही रिंग मिलता है जिससे आप लाइट्स को ऑन या ऑफ करेंगे। ऊपर से आपका डिपर ऑन होगा ऊपर करने से, और नीचे करने से आपकी हाई बीम ऑन होगी। इसी तरह लेफ्ट और राइट से आपके इंडिकेटर्स ऑन होंगे, और इस तरफ आपके पास वाइपर कंट्रोल नॉब आ जाती है। उसके अलावा राइट साइड पर अगर आप देखेंगे स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर तो आपको एक एयर वेंट मिलेगा जो कि सर्कुलर शेप में है। नीचे उसके बिल्कुल कप होल्डर मौजूद है, और ये ज़बरदस्त पोजीशन है कप होल्डर के लिए। उसके साथ नीचे आपके पास एक ब्लैंक स्विच मिलता है जो कि नॉर्मली इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को होता है, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको रियर साइड पर पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, तो आपने अगर इस गाड़ी को कहीं पार्क करना है किसी टाइट स्पेस में या क्लोज्ड स्पेस में आपने इसको पार्क करना है तो फिर ये पार्किंग सेंसर्स आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। और उसके नीचे आपको कुछ बटन्स मिलते हैं जिसमें इसका एंटी कोलिजन सिस्टम है, यानी कि ये गाड़ी सामने से आने वाले ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करते हुए ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करेगी। उसका आप डिस्टेंस अपनी मर्जी से एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके नीचे इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट मिलती है, यानी कि लेवल वाला ऑप्शन तो इसमें आपको मैनुअल तरीके से मिलता है कि आप लाइट को के लेवल को जो है बीम के लेवल को एडजस्ट करेंगे। लेकिन इसमें ऑटो हाई बीम असिस्ट भी मिलती है, जैसे लैंड क्रूजर वगैरह में, प्राडोज वगैरह में आती है या बड़ी गाड़ियों के अंदर होती है। तो आपने जब हाई बीम पर आप गाड़ी को हाईवेज पर चला रहे हैं तो सामने से आने वाली गाड़ी को जैसे ही ये डिटेक्ट करेगी इसकी लाइट ऑटोमेटिकली लो पर शिफ्ट हो जाएगी, और जैसे ही गाड़ी गुजर जाएगी ये वापस हाई पर शिफ्ट हो जाएगी। उसके साथ इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, और इसमें आपको इको आइडल भी मिल जाता है। और उसके नीचे आपको इसमें यहाँ पर एक अदद छोटा सा लैच मिलेगा जिससे आप इसका जो हुड है उसको पॉप कर सकते हैं। स्क्रीन की बात कर ली जाए तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरे ख्याल से जो 660 सीसी गाड़ियाँ जैपनीज आ रही हैं उनमें एक वन ऑफ दी बेस्ट लुकिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, क्योंकि इसमें कोई भी एनालॉग मीटर आपको नहीं मिलता। स्पीड भी आपको डिजिटल फॉर्म में शो होती है। इसमें जो फ्यूल इंडिकेटर है वो भी डिजिटल है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, आउटसाइड टेम्परेचर है। हर एक चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर मिलती है। और जो इसकी ये सराउंडिंग्स में ब्लू लाइट ऑन होती है ये बहुत प्यारी लगती है, और ये जब गाड़ी ऑन होती है तो इसके कलर्स चेंज भी होते हैं। और इसका मीटर आपको एक आपकी अटेंशन को ग्रैब करता है, और दिखने में भी काफ़ी ये मॉडर्न लगता है। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर आपको ये पार्किंग सेंसर्स के बारे में इन्फॉर्म करती है, अगर कोई दरवाज़ा खुला है उसके बारे में बताएगी आपको। और इसमें आपको फ्यूल इंडिकेटर जो है उसकी लाइट भी शो होती है। जैसे जब गाड़ी लो फ्यूल पर होती है तो लाइट ऑन हो जाती है, वो भी है इसमें। प्लस इसके स्क्रीन के अंदर भी आपको फ्यूल की वार्निंग मिलती है, तो दोनों जगह पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। उसके अलावा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि हैंड ब्रेक की, हेज़ल लाइट स्विच की, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है
कोई भी वार्निंग साइन आती है, एबीएस की लाइट, अगर आपने को आइडल ऑन किया हुआ है या इंजन हीट अप होता है, इस तरह की सारी लाइट्स आपको इसकी स्क्रीन के अंदर मिल जाएंगी। सो गाइस, साइड पर अगर आ जाएंगे तो इसमें आपको ये एक सिंपल बेसिक सा डीवीडी प्लेयर इंस्टॉल्ड मिलेगा, जो कि जापानीज़ तो है, ऑब्वियसली पाइनियर का है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बाद में आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुआ हुआ है। उसके अलावा दरमियान में आपके पास 2 एयर वेंट्स हैं। ओवरऑल इसके डैशबोर्ड की लुक काफ़ी बैलेंस्ड है और टू टोन कॉम्बिनेशन होने की वजह से ये काफ़ी मज़ेदार लगता है। स्पेस की बात कर ली जाए तो स्पेस के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी प्रैक्टिकल है। यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। उसके अलावा आपके पास ग्लव बॉक्स है जो कि अच्छे और डिसेंट साइज़ का है, तो आप इसमें भी अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। और इसके बिल्कुल साथ उस तरफ आपको सेम वैसा ही ड्राइवर की तरह का एयर वेंट मिलता है और नीचे आपको कप होल्डर मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है, जिसमें हमारे पास रिवर्स है, न्यूट्रल, ड्राइव, एस और बी का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। ब्रेक मोड यानी कि बी का मतलब है कि ब्रेक मोड आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और इस तरफ आपके पास ये हीट और कूल का ऑप्शन है। यहाँ से आप एयर की डायरेक्शन को एडजस्ट करेंगे और यहाँ से आप फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे। और नीचे आपके पास एसी का बटन है, डीफॉगर का बटन है और यहाँ से आप फ्रेश एयर या कैबिन के अंदर वाली एयर को सर्कुलेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मजीद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलेगा। अब नॉर्मली इस तरह की जापानीज़ गाड़ियों के अंदर आपको हीटेड सीट्स भी मिलती हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको हीटेड सीट्स नहीं मिलेंगी। बहरहाल सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ये टू टोन कॉम्बिनेशन में है। इनकी सिटिंग पोजीशन काफ़ी मज़ेदार है और सुपर कम्फी किस्म की सीट्स हैं और हार्ड नहीं हैं, सॉफ्ट मटेरियल में डिज़ाइन हुई हुई हैं और बहुत अच्छी और ग्रिपी सीट्स हैं। सो हीटिंग का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। और नीचे आपके पास यहाँ पर एक और स्पेस है, तो इस पर भी आप वॉलेट वगैरह कोई चीज़ रख सकते हैं। इसके साथ साथ हैंड ब्रेक गाड़ी की मैनुअल आ जाती है। सो यहाँ पर डैशबोर्ड वगैरह पर सारी की सारी यही ऑप्शंस आपको दी जाती हैं। और यहाँ पर आपके पास एक हुक है, ये इस पर आप मैक्सिमम 3 kg तक का वेट जो है वो लगा सकते हैं। अगर आपने कोई भी शॉपर लटकाना है, कोई बैग लटकाना है, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, सीट्स की अगर एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये मैनुअल तरीके से होती हैं। आप मैनुअली इसकी सीट को आगे पीछे करेंगे, इसके साथ साथ यहाँ से इसकी बैक रेस्ट को एडजस्ट करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली इसमें हाइट एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता, ना ड्राइवर के लिए ना ही पैसेंजर के लिए, तो आप आगे पीछे और इसकी बैक रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हेडरूम की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं जी, हेडरूम इस गाड़ी का बहुत ही शानदार है, मतलब ज़बरदस्त किस्म का हेडरूम है। इसी तरह नी स्पेस बहुत मज़े की है और आप इसकी सीट को ऑब्वियसली पीछे भी मूव कर सकते हैं। और जब आप फुल पीछे मूव कर लेते हैं तो फिर तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा नी रूम बचता है। अब मैंने क्योंकि इसकी ड्राइवर सीट फुल पीछे मूव की हुई है, तो यहीं पर इसी पोजीशन पर रखते हुए मैं बैक साइड पर जाऊंगा और आपको इसकी रियर जो कैबिन है उसमें आपको लेग स्पेस भी दिखाऊंगा कि ड्राइवर की सीट को फुल पीछे करने के बावजूद आपके पास कितनी लेग स्पेस बचती है। और ये जो सीट है इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ, जो कि इसकी स्टैंडर्ड बेसिक पोजीशन है। और वहाँ पर करने के बाद मैं इसकी फ्रंट साइड पर भी आपको लेग स्पेस दिखाने की कोशिश करूँगा कि फ्रंट साइड पर इस सीट को अगर इस पोजीशन पर रखें तो हमारे पास कितनी लेग स्पेस बचती है। और फिर इसी पोजीशन पर रखते हुए मैं आपको रियर पैसेंजर की भी लेग स्पेस दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए कि मीरा के अंदर एग्जैक्टली लेग स्पेस का क्या सिनेरियो चलता है। सो ये था सारे का सारा इसका फ्रंट इंटीरियर। रूफ की बात करते चलें तो ये जो मिरर है इसके अंदर आपको कोई भी ऑटो डिमिंग का ऑप्शन नहीं मिलता, इलेक्ट्रिकल क्रोमैटिक ये नहीं है, बेसिक है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक कंट्रोलर मिल जाएगा और बाकी इस एरिया के अंदर इसके कुछ सेंसर्स हैं जो कि बेसिकली रेडार वगैरह के हैं, जो कि इसके ऑटो ब्रेकिंग को कंट्रोल करते हैं। वो सेंसर्स यहाँ ऊपर इसमें आपको दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ अगर आप देखेंगे तो डोर के ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें मैं आपको क्रोम डोर लैच के बारे में बता चुका हूँ। इसकी ड्राइवर विंडो वन टैप ऑपरेशन के साथ आती है, यानी कि आपने जस्ट एक बार बटन प्रेस करना है और उसकी विंडो रोल डाउन हो जाएगी। और अगर आप एक बार बटन प्रेस करेंगे तो ये रोल अप हो जाएगी, लेकिन बाकी विंडोज़ को ऊपर या नीचे करने के लिए आपको बटन्स को होल्ड करके रखना पड़ता है। और उसके साथ साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपके पास आ जाते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी दरवाज़ों के ऊपर आपके पास स्पीकर्स हैं। नीचे आपके पास स्टोरेज स्पेस है जिसमें आप पानी की बोतल तो नहीं रख सकते, लेकिन कोई भी वॉलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आराम से आ जाएंगी। और हैंड ब्रेक इस गाड़ी की आपको मैनुअल मिलती है। ऊपर आपके पास सनशेड्स हैं जो कि थोड़े से बड़े हैं, अगर ऑल्टो के साथ इनको कंपेयर करें तो इसके सनशेड्स थोड़े से बड़े हैं। और मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का है कि इसकी हेड स्पेस भी ऑल्टो से थोड़ी सी ज़्यादा है। सो सनशेड्स ये भी बड़े हैं और यहाँ पर आपको मिरर्स भी मिल जाते हैं। और इसके बिल्कुल इस तरफ आपको ये कार्ड होल्डर भी मिलता है, तो आपने अगर कोई भी कार्ड वगैरह यहाँ लगाने हैं वो भी आप लगा सकते हैं, जो कि सिर्फ ड्राइवर साइड पर है। बाकी यहाँ पर आपको दोनों साइड्स पर मिरर्स मिल जाते हैं। रूफ इस पूरी गाड़ी का फैब्रिक में डिज़ाइन हुआ हुआ है, जो कि इसके डैशबोर्ड के निचले कलर के साथ मिल रहा है, लाइट ग्रे कलर का। और पूरा का पूरा इसका जो रूफ है और इसके जो पिलर्स हैं ये इसके निचले डैशबोर्ड के कलर के साथ मैच करते हैं। और ऊपर आपके पास डार्क ग्रे या ब्लैक कॉम्बिनेशन आ जाता है। ये था इसका सारा फ्रंट इंटीरियर। अब हम रियर साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जनाब, अगर इसकी रियर स्पेस की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि इसकी ये जो ड्राइवर सीट है इसको मैंने फुल पीछे मूव किया हुआ है।
अब मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली थोड़ा-सा बंदा अनकंफर्टेबल होता है अगर आपकी हाइट 6 फुट के करीब-करीब है या 5'8", 5'9" है, तो फिर हो सकता है कि आप इस पोज़ीशन पर थोड़ा-सा तंग हो, बट स्टिल आप यहाँ पर अपने नीज़ को मूव कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास नहीं बचती, बिल्कुल यहाँ पर सारी की सारी स्पेस जो है वो यूज़ हो चुकी है। बट स्टिल आप अपने नीज़ को मूव कर सकते हैं क्योंकि सीट के आगे वाला ये जो सरफेस है ये काफ़ी सॉफ्ट है और इसमें काफ़ी ऐसे आपको एक कर्वी एरिया मिलता है जिसमें आपके नीज़ फिट आ जाते हैं और यहाँ पर आप अपने नीज़ को मूव कर सकते हैं। इसके साथ-साथ रियर सीट्स इसकी काफ़ी मज़ेदार हैं, इनकी जो सिटिंग पोज़ीशन है ये काफ़ी अच्छी है और आपको पीछे हेडरेस्ट भी मिल जाता है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर या नीचे अपनी नेक के हेड के अकॉर्डिंगली। और हेड स्पेस की बात कर ली जाए तो ये आप देख सकते हैं, अभी भी तकरीबन यहाँ पर 2 इंचेस का गैप है मेरे सर में और इसके रूफ में, तो आप कंफर्टेबल होकर बैक साइड पर बैठ सकते हैं। ये सीट जो है मैंने ड्राइवर वाली फुल पीछे की हुई है और इसको थोड़ा-सा डिक्लाइन भी किया हुआ है। लेकिन ये जो सीट है ये इस वक्त स्टैंडर्ड पोजीशन पर है और अगर मैं इस तरफ आकर बैठ जाऊं तो अब आप देख सकते हैं जी, यहाँ पर प्लेंटी ऑफ लेग रूम मौजूद है, यानी कि इतनी ज़्यादा स्पेस है कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं यहाँ पर। इवन कि आप अपनी लेग्स को थोड़ा आगे भी मूव कर सकते हैं। और अगर आप 3 से 4 घंटों के लिए यहाँ पर बैठकर सफ़र करते हैं तो आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी क्योंकि ये जो इसका बेंच है, इसकी कुशनिंग काफ़ी मज़ेदार है। ना सिर्फ इसकी अंडर था स्पोर्ट काफ़ी अच्छी है, बल्कि जो इसकी बैक रेस्ट है उसमें आपको अच्छी लंबा सपोर्ट मिलती है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए लंबे सफ़र पर कोई भी मसला नहीं होगा। हेड स्पेस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके अलावा बैक पर आपके पास 2 पैसेंजर्स के लिए हेड रेस्ट मिल जाती है और रियर साइड पर कोई भी आपके पास एयर बैग्स नहीं होते। बट अच्छी बात यह है कि बैक पर 2 पैसेंजर्स के लिए आपको सीट बेल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ-साथ आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स भी आपको बैक साइड पर दिए जाते हैं और तकरीबन फ्लोर इसका जो है वो फ्लैट ही है, एक छोटा-सा हम्प आपको मिलता है। बट अगर आप बैक साइड पर 3 बंदे भी बैठना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस गाड़ी की विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो प्रैक्टिकल तरीके से ये गाड़ी 2 ही बंदों के लिए एक परफेक्ट व्हीकल है। उसके अलावा बैक साइड पर आपको बटन्स मिलते हैं डोर्स के ऊपर, जिनसे आप इसकी विंडोज़ को अप एंड डाउन करेंगे। क्रोम डोर लैच आपको मिल जाएगा। पीछे आपको एक स्मॉल सा बॉटल होल्डर भी मिलता है, जिसमें आप 250 ml की बॉटल रख सकते हैं। बड़ी बॉटल रखने की जगह नहीं है और स्पीकर ग्रिल्स आपको बैक साइड पर मिल जाती हैं। सो ये चीज़ें सारी आपको बैक साइड पर मिलती हैं। इसके साथ-साथ इसकी जो रियर विंडोज़ हैं, इनके अंदर आपको क्वार्टर ग्लास भी मिलता है। ऑलरेडी इसकी विंडोज़ काफ़ी मैसिव किस्म की हैं, लेकिन उनमें क्वार्टर ग्लास भी मौजूद है, तो उसकी वजह से गाड़ी के अंदर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। आपको रूमी इंटीरियर फ़ील होता है। क्योंकि ये ब्लैक इंटीरियर है तो थोड़ा-सा आमतौर पर ब्लैक इंटीरियर कंजस्टेड लगता है। बट बड़ी विंडोज़ और क्वार्टर ग्लास एक्स्ट्रा होने की वजह से आपको इंटीरियर काफ़ी रूमी और मज़ेदार किस्म का इस गाड़ी के अंदर नज़र आता है। सो ये था सारे का सारा गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर। इंजन की बात अगर कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको 660 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि रफली 48 के करीब हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ये इंजन आपको एक सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। लेकिन असल चीज़ होती है इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज। मीरा मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर तो पूरी एक अपनी ही इसकी फैन फॉलोइंग है। वो सिर्फ इस वजह से है कि ये गाड़ी बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो फ्यूल एवरेज 660 सीसी गाड़ी प्रोवाइड करती है वो यही है, डायहाट्सो मीरा। और इसकी फ्यूल एवरेज आराम सुकून से आपको 34 किलोमीटर से लेकर 35-36 किलोमीटर तक मिलती है। डिपेंड करता है आप इस गाड़ी को किस तरीके से चलाते हैं। अब अगर आपके पास मीरा है, आप मीरा की ये सेम जनरेशन या इससे पिछली जनरेशन यूज़ कर चुके हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपकी मीरा आपको क्या फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर रही है। प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 4.2 मिलियन। ये 4 ग्रेड की गाड़ी है और डायहाट्सो मीरा 2021 का मॉडल है और बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है डायहाट्सो मीरा की। सो अगर आप इसको खरीदना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर अवेलेबल है। किसी भी किस्म की मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आज का रिव्यू आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।